हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा ये मौलिक अधिकारों से संबंधित दूसरा वीडियो है। यदि इससे पहला वीडियो किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा अनुच्छेद 25 से 28। इससे पहले जो अनुच्छेद है हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया है। जो 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद जो 25 है वे कहता है अंतःकरण एवं धार्मिक स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन, जो उसका मन कह रहा है, उसकी अंतर आत्मा कह रही, उसके अनुरूप चल सकता है और उसके अनुरूप किसी भी भगवान, किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसकी पूजा कर सकता है और प्रचार प्रसार कर सकता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता, जो उसकी अंतरात्मा कह रही, अंतरात्मा से। ठीक है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को बिना किसी दबाव, यानी कि उस पर ना तो कोई दबाव होने का और ना किसी प्रकार का भय, डर होने का, अपने विचारों को, धर्म को मानने की, उसके अभ्यास करने की और प्रचार करने की पूरी आजादी है। तो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है, ठीक है, और फॉलो भी कर सकता है, उसकी सारी कंडीशन है। अनुच्छेद जो 26 है वो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं है, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया आदि, अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चल और अचल संपत्ति, यानी कि जितने भी मंदिर मस्जिद है ये चल और अचल संपत्ति का रख सकते हैं, यानी कि उसका स्वामित्व भी कर सकते हैं, उसका अधिग्रहण भी कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के लिए प्रचार या उसके रखरखाव के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाने का। यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होने का, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या उसका रखरखाव, उसको सजाने के लिए किसी व्यक्ति पर दबाव डाल रहा, टैक्स लिए जा रहा, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। ना राज्य सरकार कर सकती, ना कोई कर सकता कि जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से कर लिए जा या टैक्स लिए जा मंदिर के रखरखाव के लिए। फिर 28वां के राज्य सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिसे वो मंदिर, मस्जिद और चर्च से क्या ले जाए, टैक्स लिया जाए। यानी कि जो भी इनकी इनकम हो, जो भी पैसा कमा रहे हैं वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। मंदिर और मस्जिद जितने भी धार्मिक स्थान है इनको कभी टैक्स नहीं लगाने की राज्य सरकार, ऐसा कोई नियम नहीं बनाने की। तो अनुच्छेद जो हमारा 27 है कहता। फिर आता अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता कि सरकारी खर्चों से चलने वाले संस्थान जिसमें भी गवर्नमेंट का अधिकार है, ठीक है, और उनके अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। एक बार फिर से, जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, चाहे निजी हो और चाहे प्राइवेट हो। ऐसे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती बिल्कुल भी। धार्मिक शिक्षा सिर्फ दी जा सकती है जो अल्पसंख्यक हो गए। यदि अल्पसंख्यक की जो संस्कृति है, ठीक है, वे धीरे धीरे दूर होती जा रही है, तो अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे मदरसा, मदरसों में क्या है, धर्म संबंधित शिक्षा दी जा सकती है। एक बार फिर से, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और बच्चों को जबरदस्ती दबाव में डाला जा सकता कि तुम्हें धार्मिक के बारे में, धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, किसी भी धार्मिक कार्य में भाग लेना, तो उससे बिल्कुल बच्चा स्वतंत्र। लेकिन जो अल्पसंख्यक वे अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, जैसे कि मदरसा हो गया, उनमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, याद रखना अच्छी तरीके से। फिर आता अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें जो अल्पसंख्यक जिनकी आबादी कम है, ठीक है, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 29 का ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपनी लिपि, यानी कि अपनी जो लिपि है उसे बनाना, अपनी भाषा को और संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं। 29 का जो 2 वो कहता है कि यदि राज्य के द्वारा शिक्षण संस्थान बनाए गए हैं, राज्य ने शिक्षण संस्थान बनाए हैं, तो उनके साथ धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से, इसमें क्या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया, वे अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, ठीक है। यदि राज्य सरकार ने कोई शिक्षण संस्थान बनाया और यदि उसमें प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो उनके साथ में जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो हमारा ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का क्या है अधिकार है, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग तुम्हें अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन का अधिकार भी है। जैसे मैंने आपको बताया होगा मदरसे हो गए, क्या हो गए, मदरसे हो गए या चर्च हो गए, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग वे ऐसे शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में जो अनुच्छेद 32 है इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और यदि शक्ति बात करें जहाँ रिट जारी करने की जो शक्ति है वे उच्चतम न्यायालय के पास ज्यादा है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिट जारी करने की शक्ति अधिक किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति या कम है रिट जारी करने के मामले में। एक बार फिर से रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय के पास जो हाई कोर्ट होता है उसके पास शक्ति अधिक है, जबकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास शक्तियां कम हो। तो यदि क्वेश्चन आता है रिट जारी करने की शक्ति सर्वाधिक किसके पास है, तो आपका आंसर होगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट कर दिया तो गया। फिर आता हमारा नेक्स्ट, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जो हमारे मौलिक अधिकार है 6, यदि किसी प्रकार से उनका हनन होता है या उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिसमें पहला बंदी प्रत्याक्षीकरण। और इसका अर्थ है कि सशरीर पेश करना, यानी कि जिस व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से या कानून में अपनी पावर का इस्तेमाल करकर गलत तरीके से बंधक बना, उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने पेश करना होगा सशरीर, इनके शरीर के साथ में, ठीक है। और बंधक को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। और यह रिट सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है, यानी कि चाहे सरकारी हो और चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, उस दोनों के खिलाफ यह रिट जारी की जा सकती है। और यदि यह सरकार के विरुद्ध रिट जारी की जाती है, यदि सरकार के विरुद्ध रिट जारी की जाएगी तो किसे की जाएगी? मुख्य सचिव को। जो मुख्य सचिव होता है, क्या होता है? मुख्य सचिव होता है, उसे यह रिट जारी की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेगा कि जो बंदी प्रत्याक्षण रिट है यह सरकारी मामले में किसे जारी की जाती है, तो किसे जारी की जाएगी? मुख्य सचिव को जारी की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा यह जीने की स्वतंत्रता, जो हमारी जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का क्या देती है? संरक्षण देती है, उसे संरक्षण प्राप्त है, प्रोटेक्शन मिलता है इसके तहत। अब आती है हमारी सेकंड रिट। सेकंड है हमारी परमादेश। परमादेश जो होती है इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या प्रशासनिक व्यक्ति जो अच्छी खासी पावर में और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, और वह अपने कर्तव्यों का जो निर्वाह वो पूर्ण रूप से नहीं करता, तो तब यह रिट जारी की जाती है। तब उच्चतम न्यायालय इस रिट को जारी करता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। देखो, यदि राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति, जैसा IAS हो गया, PCS हो गया, कोई भी राजनेता हो गया, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं करता, तो उसे कर्तव्य पालन करने के लिए यह आदेश जारी किया जाता है। और इसका मुख्य काम होता है निष्क्रिय को सक्रिय करना, यानी कि जो आदमी निष्क्रिय था, जो काम नहीं कर रहा था, उसे एक्टिव किया जाएगा, तो निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। और यह जो रिट होती है केवल सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? सरकार की, क्योंकि इससे पहले जो रिट है हमने पढ़ी है कि वह निजी क्षेत्रों के और सरकारी क्षेत्रों के दोनों के खिलाफ जारी की जाती है, जबकि जो परमादेश है सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है। और यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी याद रखना कि सरकार के विरुद्ध तो जारी होगी, लेकिन किसके विरुद्ध नहीं होगी? राष्ट्रपति, क्योंकि स्पेशल बंदे देश में, यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति सबसे बड़ा प्रमुख और राज्य में राज्यपाल, तो इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनके खिलाफ ये जारी नहीं की जाती है, स्पेशल छूट दी गई है। अब आती है हमारी तीसरी रिट, अधिकार परछाव, जिसका नाम है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो इस प्रकार की हमारी रिट है जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक पद पर या राजनीतिक पद पर बैठ जाता है और वह उस पद के योग्य नहीं है, तो तब यह रिट जारी की जाती है। और यह रिट
नियुक्त किए गए पर्सनों के खिलाफ जारी की जाती है। किसके खिलाफ? नियुक्त किए गए पर्सनों के खिलाफ जारी की जाती है। और जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया ना उसके खिलाफ नहीं, जो पर्सन पूछे गए हैं उसके खिलाफ जारी की गई। कि कौन से पर्सन करे गए? ठीक है, जो व्यक्ति आप लोगों ने पदों पर बैठाए। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर है या नियुक्त किया जाता है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, तो यह नियुक्ति किए गए पर्सनों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? पर्सनों के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होने की, नियुक्त किए गए पर्सनों के विरुद्ध जारी की जाती है। नियुक्त करने वाले के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती। फिर हमारी चौथी है प्रतिषेध, प्रोविजन। इसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो उच्च न्यायालय होता है वो अपने निम्न न्यायालयों को इस रिट को जारी करता है। जैसे कि हमारा हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और हाई कोर्ट ये क्या करेगा? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, कौन हो गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, उन्हें रिट जारी की जाती है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, कोई केस आया और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको सुनवाई कर रहा है, तो तब क्या होगा? हाई कोर्ट रिट जारी करेगा और ये कहेगा कि ये जो केस है तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसकी सुनवाई तुम नहीं कर सकते और इसे हमारे पास क्या करो? रेफर करो। तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। लास्ट आती है उत्प्रेषण, सरसरी इसे बोलते हैं। यह उच्चतम न्यायालयों के द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी की जाती है। यह भी उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों को ही जारी की जाती है। इसमें उच्च न्यायालय के केस को अपने पास मंगवाता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है, यदि कोई केस निम्न न्यायालयों में चल रहा और उच्च न्यायालय को अपने पास उस केस को मंगवाना, तो ये रिट जारी होगी कि जो केस है हमारे पास भेजो, और इसकी सुनवाई वो खुद करते हैं। और यह रिट एक ऐसी है, यह सुनवाई के दौरान और सुनवाई के बाद भी जारी की जा सकती है। यदि केस की सुनवाई होगी और केस की सुनवाई नहीं हुई, दोनों ही स्थितियों में यह रिट जारी की जा सकती है और केस को अपने पास लाया जा सकता है। यह रिट न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, ऐसी कौन सी रिट है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो हमारी 5वीं रिट है उत्प्रेषण। अब हम देखते हैं बारी बारी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कई सालों से बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 की हम बात करते हैं तो किससे संबंधित है? नीति निर्देश तत्वों से? नहीं। मूल कर्तव्यों से? नहीं। मूल अधिकारों से? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? वो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। तो कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब ये एक क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 300 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार की मान्यता दे दी गई है। फिर कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यदि गैर नागरिकों की बात करते हैं तो कौन सा अधिकार है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो है नहीं गैर नागरिकों को उपलब्ध। संवैधानिक निराकरण की अधिकार, तो ये गैर नागरिकों को प्राप्त है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो बी इज द राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? स्वतंत्रता का महानतम रक्षक, तो अनुच्छेद 21 का प्रोटेक्शन कौन करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये हो जाएगा इसका बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक उसके लिए सॉरी। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा करपाल धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? करपाल को धारण करना ये धार्मिक स्वतंत्रता कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है? तो यहाँ अनुच्छेद 25। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित था अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। बाल
इसमें क्या, जो अनुच्छेद 24 है कहता कि किसी भी 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को किसी भी जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगा सकते। फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुद्दे पर किया था? तो कौन सा मुद्दा था वो मैंने आपको बताया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य नहीं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तो मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 में केस हुआ था, 1973 में। के संविधान के मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। तो बी इज द राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? यदि मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लचीले नहीं, कठोर नहीं, क्या है? वाद योग्य। क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्या होने पर? उल्लंघन होने पर। इसलिए क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। हम लड़ाई कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े हो सकते हैं यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सरकार के विरुद्ध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसको जारी की जाती है? यदि सरकार के विरुद्ध या रिट जारी करनी है हम, तो किसके विरुद्ध करेंगे? तो मैंने आपको किसके विरुद्ध बताया था? मुख्य सचिव। किसके विरुद्ध जारी की जाएगी? मुख्य सचिव। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो विधि के समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। किससे लिया गया है? अमेरिका से। तो ध्यान रखना, विधि के समान संरक्षण यदि पूछे जाए विधि के समान समानता, विधि के समान समानता किससे मिलेगा? ब्रिटेन से। विधि के समान संरक्षण किससे लेगा? अमेरिका से। तो ध्यान रखना आप लोगों को। यदि कोई वर्ग अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे किस अनुच्छेद के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा है? तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16 खत्म होया रोड़ा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 16। क्या हो जाएगा? 16 सरकारी नौकरी। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कब पारित हुआ? तो संसद द्वारा शिक्षा आरटीई कब पारित करेगा? आरटीई 2009 में। यदि पूछेगा लागू, क्या पूछेगा? लागू कब किएगा? 2010 में। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पारित करेगा संसद में 2009 में और लागू या 2010 में। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।